आज आपण बघणार आहोत मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स. मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स मध्ये मेंडलने गार्डन पी प्लांटवर जो एक्सपेरिमेंट केला, त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जनरेशन पर्यंत, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन आणि थर्ड जनरेशन पर्यंत जो डाटा रेकॉर्ड केला आणि त्या डाटाच्या आधारावर त्याने जे फाइंडिंग्स त्यांना मिळालेलं आहे, जे संशोधन त्याच्यामधून त्यांनी केलेलं आहे, त्यामध्ये त्यांनी काही प्रिन्सिपल्स मांडले. त्यालाच आपण लॉज ऑफ इनहेरिटन्स असं म्हटलं जातं. दी मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स बेस्ड ऑन दी फाइंडिंग्स ऑफ मेंडल. मेंडलने जे फाइंडिंग्स केलेलं आहे, मेंडलनं जे क्रॉस घेतले होते, हायब्रिडायझेशन क्रॉस, या हायब्रिडायझेशन क्रॉस मध्ये अशा पद्धतीनं त्याने दॅट विल बी फाइंडिंग्स. त्यामध्ये कार्ल कोरेंट्स जर्मन बॉटनिस्ट होते. त्यांनी 3 लॉज पॉस्टुलेटेड केले ऑन द बेसिस ऑफ दी मेंडल फाइंडिंग्स ऑफ मेंडल असे म्हटलं तर चालेल. Called after him as a Mendel's laws of inheritance are as the follows. आणि त्याच कार्ल कोरेंट्सनं जे postulates regard to the findings of Mendel, त्यालाच laws of inheritance असं ओळखलं जाऊ लागलं. ते लॉज अशा पद्धतीचे आहेत: लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन, त्यालाच प्युरिटी ऑफ गॅमेट्स म्हणतात, आणि थर्ड वन इज दी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. हे कार्ल कोरेंट्सने मांडलेले जे फाइंडिंग्स आहेत, मेंडलला जे आढळलेले होते, मेंडलने मांडलेले, मेंडलनं संशोधन केलं आहे, परंतु हे जगासमोर आणण्याचं काम कार्ल कोरेंट्सने केलेलं आहे. सो दॅट such findings of the Mendel is unnoticed when a Mendel's is a survivor. म्हणजे मेंडल जेव्हा जिवंत असताना त्या ठिकाणी असे फाइंडिंग्स होते, परंतु ते जगासमोर आले नव्हते, अननोटिस्ड राहिले, पब्लिश झाले नाही. आणि त्यानंतर कार्ल कोरेंट्सने ह्या पद्धतीचे लॉज किंवा प्रिन्सिपल्स किंवा पॉस्टुलेट्स जगासमोर आणले, त्याला नोटीस केलं, पब्लिश केलं. सो दॅट दी एक्सप्लेन आफ्टर दी डायरेक्ट रेशो. आता बघूया आपण ह्या ठिकाणी की जे रेशोज ह्या ठिकाणी आहेत किंवा ह्या ठिकाणी जे काही लॉज मांडले वन बाय वन आपण बघूया. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किंवा लॉ ऑफ डॉमिनन्स असेल, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन असेल. तर पहिला लॉ आपण बघूया की लॉ ऑफ डॉमिनन्स. दी लॉ ऑफ डॉमिनन्स ऑर द फर्स्ट लॉ इनहेरिटन्स. परीक्षेत ह्या सारखे प्रश्न परीक्षेत विचारले जात असतात, त्यामुळं now this law of dominance or the first law of inheritance actually हे आपण प्रत्यक्ष वर्गामध्ये शिकवलेलं आहे, परंतु रिव्हिजन बेस हे आपलं चालू आहे. बरेच कॉम्प्लिकेशन्स ह्याच्यामध्ये होते, विद्यार्थ्यांना ते अवगत होत नव्हते किंवा त्यांना ते आकलन होत नव्हते, म्हणून आपण ह्या 2-3 लेक्चर्स मध्ये रिव्हिजन घेतो आहोत. आणि नेक्स्ट लेक्चर्स मध्ये आपण कंटेंट जो आपला पुढचा आहे तो टॉपिक आपण ह्या ठिकाणी कंटिन्यू करणारच आहोत. तर लॉ ऑफ डॉमिनन्स मध्ये फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटन्स, अ क्रॉस बिटवीन, बघा लक्षात घ्या, दी क्रॉस बिटवीन दी 2 होमोझायगस ऑर्गॅनिझम प्युअर फॉर एनी पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर, द कॅरेक्टर दॅट अपीअर्स इन F1 जनरेशन. म्हणजे जे कॅरेक्टर F1 जनरेशन मध्ये अपीअर होतं त्याला डॉमिनंट म्हणायचं, and those one which suppressed is called as the recessive one. म्हणजे जे अपीअर होतं त्याला डॉमिनंट म्हणायचं, जे अपीअर होत नाही किंवा दबलेल्या स्थितीमध्ये असतं, सप्रेस्ड असतं, त्याला म्हणायचं रेसेसिव्ह. when the cross, आता ह्या ठिकाणी जर बघितलं आपण, जेव्हा क्रॉस घेतला, when the cross between the 2 homozygous organism, 2 homozygous organism घेतले, काही ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो. now you can see here. आता बघा पॅरेंटल जनरेशन मध्ये बघा, इथे घेतलंय टॉल, हा टॉल आहे, हा डॉर्फ आहे.
तर ह्या टॉल मध्ये दिस टॉल आहे, डॉर्फ आहे. These are the dwarf. म्हणजे हे त्याला काय आलं, these are the contrasting pair. That is a now here the cross between the two homozygous organisms, दोन homozygous organisms आहेत, tall and dwarf. For any pair of contrasting आहे, फक्त एकच pair of contrasting घेतलेले, that is known as the height related. height जी आहे एक contrasting character आहे, एक कॅरेक्टर आहे, आणि हे कॅरेक्टर संदर्भामध्ये हे कसं आहे, कॉन्ट्रास्टिंग पेअर आहे, म्हणजे टॉल अँड डॉर्फ. दी पॅरेंटल गॅमेट, त्याचे पॅरेंटल गॅमेट आपण पाळले तर हे पॅरेंटल गॅमेट अशा पद्धतीचे आहेत. देन F1 जनरेशन मध्ये सर्व इंडिव्हिज्युअल टॉल मिळालेले आहेत. म्हणजे ह्या ठिकाणी कॅपिटल टी एक स्मॉल टी आहे. तर कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी जे आहे, कॅपिटल टी इज रिप्रेझेंट अ डॉमिनन्सी and small t is represent recessive. Capital T is dominant over the small t, so that each character is controlled by a pair of factors. इथं काय, प्रत्येक कॅरेक्टर हे कंट्रोल केलं जातं pair of factors, and when it is appear in dissimilar form. जेव्हा इथं बघा तुम्ही कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी डिसिमिलर फॉर्म मध्ये, डिसिमिलर फॅक्टर्स आहे, and only one factor expresses, आणि त्याच्यामधला फक्त एकच फॅक्टर हा एक्सप्रेस होतो, त्याला काय म्हटलं जात असतं, दॅट इज नोन एज द डॉमिनंट. आता ह्याच्यामध्ये आपण हे जे क्रॉस घेतलेला आहे, ह्या क्रॉस मध्ये अशा पद्धतीचं आपल्याला दिसून येईल की ऑल प्लांट्स आर द टॉल. ह्याला म्हणायचं लॉ ऑफ डॉमिनन्स. फॉर दिस लॉ ऑफ डॉमिनन्स, दे वन डॉमिनंट अँड अदर इज रेसेसिव्ह. Law of dominance, or the first law of inheritance, can be explained with the help of the monohybrid cross experiment. म्हणजे first law of dominance is explained with the help of the monohybrid cross experiment. monohybrid cross experiment च्या बेसवर हा एक्सपेरिमेंट्स किंवा हा लॉज एक्सप्लेन केलेला आहे. सिंपल वे न जर सांगितलं आपण, सिंपल वे से हम कह सकते हैं उसको, जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में अपीयर होता है उसे डोमिनेंट कहा जाता है, और जो फर्स्ट जनरेशन में खुद को डिसअपियर होता है, यानी कि सप्रेस होता है, दिखाई नहीं देता है, उसे रेसेसिव कहा जाता है. Simple say law of dominance, that means the character which are the appearing of one generation is dominant one, and those characters are suppressed is called the recessive one. So that in this way, these are the known as the law of dominance. Law of dominance is now here. Law of dominance is a law of dominance was postulated by the Mendel on the basis of the observation of the F1 progeny. F1 progeny phenotypes in a monohybrid experiment. Law of dominance was postulated by the Mendel on the basis of the observation of the F1 progeny phenotypes in a monohybrid experiments. Dominance is observed in a various characters in many plants. However, the dominance is not a universal occurrence. हे dominance हे universal occurrence नहीं है. There are the many cases where dominance is incomplete or the inheritance is a blending. ये universally is not accepted. हर कैरेक्टर में इस प्रकार का law of dominance follow नहीं होता है. There are many cases where the dominancy is incomplete. Dominancy कैसी है? Incomplete है. उसका inheritance किस प्रकार से है? Blending है, यानी दिखाई नहीं देता है इस कैरेक्टर. जैसे कि ये लॉ हर फील्ड में, हर इसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, यूनिवर्सल उसका ऑकरेंस नहीं है. So that for example हम देख सकते हैं इन 4 plants, उसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा. इन 4 plant Mirabilis jalapa. In this case, when plant with red flowers are crossed with the plants having a white flower, the hybrid F1 plants are
पिंक फ्लावर्स। इस प्रकार के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो प्लांट के फ्लावर को क्रॉस किया है। एक है प्लांट का नेम है मिराबिलिस जेलापा, उसे 4 o'clock प्लांट कहा जाता है। When plants with the red flower है, plants with the red flower, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड फ्लावर है। Then a white flower is crossed. Then what happens? जिस प्रकार से is crossed when a white flower, then hybrid one is a pink flower. Hybrid में कहा कैसे मिल गया है? पिंक फ्लावर। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार अगर हम देख सकते हैं तो रेड का यहाँ पे इनहेरिटेंस होना जरूरी था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट हियर द पिंक फ्लावर्स आर द डेवलप। अब पिंक फ्लावर्स आर द डेवलप, पिंक कलर फ्लावर्स आर द डेवलप, so that when plants with the red flower are crossed with the plants having a white flower, their hybrid F1 plants pink flowers। जिस प्रकार से होता है यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, यूनिवर्सल अकरेंस नहीं हो रहा है। मिराबिलिस में इस प्रकार का लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं होता है। इस कारण these are the so that law of dominance is not universal law। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 o'clock प्लांट में लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार वहां पे इस प्रकार से यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं है, यूनिवर्सल फॉलो नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। अ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, अ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल टू एनिमल्स। एनिमल में भी एप्लीकेबल है या नहीं हम देख सकते हैं। In a principle of dominance is also the applicable to animals. For example, when true breeding a black guinea pig is crossed with the white guinea pig, all F1 hybrids are found to be a black. Now here this black color is a dominant over the white। इस प्रकार के ये pig जो है, यानी कि a black guinea pig is crossed with the white guinea pig, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। इनके माध्यम से जो ब्लैक ऑल दी ब्लैक कलर डोमिनेट ओवर द व्हाइट। सो फेनोमेना ऑफ डोमिनेंस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ये जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, सो दिस प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रिगार्ड्स टू दी as harmful recessive character is masked by the normal dominant character in the hybrids। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं इस प्रकार से डोमिनेंट कैरेक्टर का यहाँ पे एनिमल में भी एप्लीकेबल है। सो दैट इन ह्यूमन बीइंग्स अ फॉर्म ऑफ द एडोक्सी मेंटल रिटार्डनेस, डायबिटीज, हेमोफिलिया आर रिसेसिव कैरेक्टर्स। A person hybrid in any one of these characteristics appear perfectly normal। देखिए यहाँ पे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद में सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम देख सकते हैं नाउ हियर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसे क्या कहा जाता है कि when pair of contrasting factor। देखिए यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है एज पर द रिगार्ड टू पॉइंट्स ऑफ। आज ही शिक्षण मंत्रालय से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है, आपका एग्जाम 12th एंड 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मीडियम से, ऑफलाइन मेथड से, ऑफलाइन पद्धति से होने वाला है। आपको ये जानकारी प्राप्त हुई होगी, शिक्षण मंत्रालय से हमें ये जानकारी कल ही प्राप्त हो गई है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एग्जाम कुछ ही दिनों में टाइम टेबल्स विल बी डिक्लेयर्ड हो जाएगा। इस कारण आपको पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान देना बहुत जरूरी है। When a pair of contrasting factor, अगर pair of contrasting factor or genes or the allelomorphs are the brought together in a heterozygote or the hybrid,
The two members of the allelic pair remain together without mixing, and when gametes are formed, to separate out so that only one enters each a gamete. उसे देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हम आपको सिंप्लीफाई करके समझाते हैं। अगर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होता है और उसके जो मेंबर ऑफ एलिल्स होते हैं, और टू मेंबर ऑफ एलिलिक पेयर, जो एलिलिक पेयर यानी कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल की स्मॉल टी, जो कैपिटल की स्मॉल टी होते हैं, इसमें टू मेंबर ऑफ एलिलिक पेयर रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग ईच अदर, वो साथ में रहते हैं, वो एलिलिक पेयर और एलिल्स और जीन्स और गैमेट्स साथ में रहने के बाद भी जब वो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो वो सेपरेट हुए वाला हर एलिल्स, हर गैमेट वो खुद को क्या करता है, that will be improve or that will be express itself independently, and that will be a purity for the gametes. वो उसके लिए, उस कैरेक्टर के लिए वो प्योर होता है। During the formation of the gametes, the two alleles responsible for a trait separate from each other. इस कारण इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स ऑफ द सेट इज नोन एज द लॉ सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर्स सेग्रीगेट, फैक्टर जो होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, हेंस ईच गैमेट ओनली वन फैक्टर्स। However, the trait passed from the parent to offspring, and the answer is by the gene transmission. And genes are located on the chromosomes and consist of the DNA, and they are passed from the parent to their offspring through the reproduction, and this principle is now called as the Mendelian's law of segregation. जैसे कि हम कहते हैं कि कैरेक्टर जिस प्रकार से पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होता है, ट्रेट्स ट्रांसमिटेड होता है, आंसर इज ओनली by the gene are the transmission, and so the genes are located on the chromosomes, and chromosomes are the consist of the DNA, and they are passed from the parent to their offsprings through the reproduction. वो parent से offspring में किस प्रकार से transmit होता है, तो वो principle that will be now called as the Mendel's law of segregation. So Mendel worked with pea plants, Pisum sativum, garden pea plants, and selected the 7 traits at the time of the hybridization experiment to study that each occurred in 2 different forms. जो कैरेक्टर हमें मेंडल को वहाँ पे पाए गए हैं, जो डिफरेंट फॉर्म में थे, because of the contrasting characters that will be worked on the garden pea plants and select the 7 traits to study that each occur in 2 different forms. For instance, the one trait is studied was pod color, and some plants have a green pods and other have yellow pods. जैसे कि हम उसे जो फल्ली कहते हैं, pods यानी कि हिंदी में उसे फल्ली कहा जाता है और मराठी में अदे ज्याला शेंग म्हणतात। ह्या वटाणाच्या झाडाला शेंगा येतात, काही झाडाला हे हिरव्या रंगाच्या शेंगा येतात, काही झाडाला पिवळ्या रंगाच्या शेंगा येतात। Since pea plants were capable of self-fertilization, and Mendel was able to produce the true breeding plants. यानी कि जैसे कि हम बता सकते हैं कि capable of the self-fertilization, Mendel was able to produce the true breeding plants. Mendel ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के दौरान ट्रू ब्रीडिंग प्रोड्यूसिंग करने का प्रयास किया है। इस ट्रू ब्रीडिंग के ही कारण उन्हें उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस मिला है। ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉड प्लांट फॉर एग्जांपल would only produce the yellow pod offsprings, so that Mendel then began to experiment to find out, उन्हें वो फाइंडिंग करना था that would happen if the cross pollinated true breeding yellow pod plant with the true breeding green pod plants, so that he referred to the 2 parental plants as the parental generation, and the resulting offspring will be called as the first filial generation or the F1 generation.
इस प्रकार से when homozygous tall pea plant is crossed with the homozygous tall pea plant, the offspring will be a hybrid tall. When gametes are formed, then two factors that go on the trait separate from each other and go to different gametes. जैसे कि हम देख सकते हैं F4 hybrid tall plants has appeared factor and which remain together without mixing each other. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, जो पेयर ऑफ गैमेट जो दिखते हैं यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे दो अलग अलग गैमेट्स हैं, डिसिमिलर गैमेट हम इसे कहते हैं, यहाँ पे वो रिमेनिंग टुगेदर होते हैं या फुल हाइब्रिड के टॉल प्लांट के अंदर जो भी पेयर है which remain together without mixing each other, then क्या होता है, at the time of the gamete formation, जब गैमेट फॉर्मेशन की at the time of the gamete formation, then गैमेट फॉर्मेशन के समय at the time of the gamete formation, the two factors, ये जो factors है कैपिटल टी स्मॉल टी, that will be get separated, segregate independently equal the proportions, and so that each gamete जो भी सेपरेट हुआ है, ये गैमेट सेपरेट हो जाएगा, ये गैमेट सेपरेट हो जाएगा. जब सेपरेट होने के बाद so each gamete contain only one factor, उसमें एक ही फैक्टर आएगा, only one trait रहेगा, trait either capital T or small t, which should be responsible for the expression of a single trait. वहाँ पे single trait, जैसे कि कैपिटल T अगर सेग्रीगेट हुआ है और अनदर गैमेट के साथ कॉम्बिनेट होता है, तो वहाँ पे कैपिटल टी जो है टॉल कैरेक्टर को एक्सप्रेशन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. अगर ये स्मॉल टी अगर इनहेरिटेड होता है, अनदर गैमेट के साथ कंबाइन होता है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएगी, दैट विल बी डॉर्फ कैरेक्टर इज कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेशन द कैरेक्टर्स. सो स्मॉल टी एंड कैपिटल टी यहाँ पे साथ में है, लेकिन जब वो सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, अगर सेग्रीगेट सेपरेट होने के बाद वो इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस आर called as the law of segregation, law of purity of gametes. Each gamete is pure for a given trait. जो गैमेट सेपरेट हुआ है, सेपरेट गैमेट इज प्योर फॉर द गिवन ट्रेट, जो गिवन ट्रेट के लिए प्योर है, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है. नाउ हियर यहाँ पे देख सकते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स में हम एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे ये पैरेंटल फिनोटाइप्स है, टॉल एंड डॉर्फ. Tall pea plant is crossed with the dwarf pea plant, and then at the time of the gamete formation, ये जो gametes हैं यहाँ पे सेपरेट हुए, इसे कहा जाता है gamete of the parents will be get separated, सेपरेट हुए. देन सेपरेट होने के बाद दो गैमेट साथ में आते हैं, तो उसे जो इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है उसे F1 हाइब्रिड टॉल प्लांट्स का है. F4 हाइब्रिड टॉल प्लांट्स यहाँ पे मिले हैं. इस प्रकार से यहाँ पे जो दो गैमेट्स हमें पाए जाते हैं, वो दो गैमेट्स है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी. गैमेट विल बी फॉर्म एंड देन गेट सेपरेटेड. अगर यहाँ पे दो गैमेट सेपरेट होते हैं और ये सेपरेट हुआ है, ये भी सेपरेट हुआ है, यहाँ पे साथ में दो गैमेट यहाँ पे पाए जाते हैं इस इंडिविजुअल में, तो विदाउट मिक्सिंग ईच अदर, ये दोनों मिक्स नहीं होते. Only the tall is dominant over the small t. Capital T is dominant. इसे कहा जाता है कि according to the law of dominance. But दोनों दो गैमेट साथ में हैं, लेकिन उनके इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ है at the time of the gamete formation. Then they get separated, and so that separated gametes is a purity of gametes is a when gametes are formed, the factors, two factors that go on to trait separate from each others and they go into the different gametes. वो different gametes में इंटर करते हैं और different gametes में इंटर करने के बाद इस प्रकार से law of segregation, law of purity of gamete को हमने explain किया है. Then goes to the
डिस्कस अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ये डायहाइब्रिड क्रॉस when cross between the two homozygous individual of the parents differing in two pair of the contrasting character or the trait is called the dihybrid cross. In dihybrid experiment में हम देख सकते हैं कि in dihybrid experiment two traits of the pea plants were considered at a time। एक ही बार दो कैरेक्टर को यहाँ पे कंसीडर किया है और उनका क्रॉस किया है। मेंडल कंसिडर्ड द कॉटलीडॉन कलर। यहाँ पे कॉटलीडॉन जो होते हैं, सीड के जो कॉटलीडॉन्स होते हैं, that will be another one is the seed का shape and color of the cotyledons as to contrasting traits। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ना यार, ये पैरेंटल जनरेशन है। नाउ दिस पैरेंटल जनरेशन डायहाइब्रिड क्रॉस को हम देख रहे हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस का स्टेटमेंट हमने देखा है कि when two homozygous parents considering the two pair of the contrasting character and cross in F1, यहाँ पे क्या लिया है? दो कैरेक्टर को यहाँ पे कंसीडर किया है। येलो इज द कलर ऑफ द सीड एंड राउंड इज द शेप ऑफ द सीड। ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में पाए जाते हैं। येलो इज द कलर ऑफ द सीड एंड wrinkled इज द शेप ऑफ द सीड। यहाँ पे कैसे येलो and green is the color of the seed। ये है green and yellow is the color of the seeds। round is the shape of the seed, round and wrinkled, contrasting pair है। then इसके जो जीनोटाइप्स हैं इस प्रकार से कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। इसके गैमेट्स हमने लिए हैं। गैमेट्स कैपिटल Y के रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल Y, कैपिटल R का रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल R, स्मॉल y का रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल y, स्मॉल r का रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल r। ये गैमेट्स। जिस प्रकार से इनको क्रॉस करने के बाद इनके क्रॉस के माध्यम से जब F1 जनरेशन के इंडिविजुअल मिल जाएंगे तो इस प्रकार के सभी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑल सीड्स आर द येलो राउंड। क्योंकि येलो इज अ डोमिनेंट ओवर द ग्रीन एंड द राउंड इज अ डोमिनेंट ओवर द wrinkled अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन इनके जो गैमेट्स इस प्रकार से है। येलो राउंड स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। इस प्रकार से गैमेट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। देन एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन इस प्रकार के गैमेट जो फॉर्मेशन किए हैं, सेल्फिंग ऑफ द F1 हाइब्रिड। ये यहाँ पे जो F1 हाइब्रिड के जो इंडिविजुअल पाए गए ऑल येलो राउंड आर द डायहाइब्रिड्स। इसे कहा जाता है कि ऑल येलो राउंड इज द डायहाइब्रिड सेग्रीगेशन एंड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जिस प्रकार से ये कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के बाद यहाँ पे जो सेपरेट होते हैं गैमेट, इसको हमने F1 को सेल्फिंग किया है। सेल्फिंग करने के बाद में जो गैमेट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, ये जो गैमेट हमने पाए हैं यहाँ पे देख सकते हैं हम। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट हमने देखा है पुन्नेट स्क्वायर मेथड में, पुन्नेट स्क्वायर मेथड्स में these are the पुन्नेट स्क्वायर। यहाँ पे हमने मेल गैमेट्स को अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे मेल गैमेट्स है, यहाँ पे फीमेल गैमेट्स है। देन F2 जनरेशन के इंडिविजुअल को हम चेकर बोर्ड या पुन्नेट स्क्वायर के माध्यम से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। These are the yellow round seeds, these are the yellow round seeds, yellow round yellow round yellow round, yellow wrinkled yellow round yellow wrinkled yellow round yellow round yellow round yellow round, green wrinkled yellow round, then yellow wrinkled green round and yellow wrinkles। इस प्रकार से जो फिनोटाइपिक जो रेशियो हमें यहाँ पे पाए गए हैं, येलो राउंड 9, येलो wrinkled 3, green round 3, green wrinkled 1। The genotypic ratio is the capital Y capital R 1, then capital Y capital R small r 2, बाद में capital Y small y capital R 2,
then small y, capital Y, capital R, small y, R, do 4, capital Y, small r, 1, then capital Y, small r, 2, small y, capital R, 1, then small y, capital R, 2, and small y, small r, 1. इस प्रकार से हम जो रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस में पाए गए हैं, इस डायहाइब्रिड रेशियो के अंदर जो that will be a ratio is the 9:3, 3:3 and 3:1 is a dihybrid cross ratio. इस माध्यम से हम आपको ये भी समझाना चाहते हैं, जब कोई क्वेश्चन डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे that will be a statement carry the half marks, then F1 generation carry the half marks, F1 generation carry the parental generation, F1 generation, then gamete formation in this carry the half marks, checkerboard is the 1 marks, 2 marks हुए, और then phenotypic ratio half marks and genotypic ratio carry the half marks. देखिए 4 मार्क के लिए क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इस प्रकार से स्टेटमेंट को रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, स्टेटमेंट ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस कैरी द हाफ मार्क। ये देखिए यहाँ पे हाफ मार्क है, ये है बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाफ 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 हाफ, यानी कि हाफ काय के लिए होगा, ये स्टेटमेंट के लिए होगा, ये हाफ मार्क काय के लिए होगा, ये पेरेंटल जनरेशन के लिए होगा, ये हाफ मार्क्स F1 जनरेशन के लिए होगा, ये हाफ मार्क गैमेट फॉर्मेशन एंड सेल्फिंग के लिए होगा, 1 मार्क जो है चेकर बोर्ड के लिए होगा। पूरा इंटायर चेकर बोर्ड आपको बनाना है बोर्ड के अंदर, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको जब ये आंसर बुक में अगर हम लिख सकते हैं तो उस आंसर में इस प्रकार का चेकर बोर्ड के माध्यम से आपको लिखना है। ये बहुत सारे गैमेट्स यहाँ पे 16 गैमेट्स का 16 इंडिविजुअल यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं, और उसके बाद में फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो ये 1 एंड हाफ, सॉरी हाफ एंड हाफ, यानी कि टोटल 4 मार्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो इस प्रकार का आंसरिंग आपको करना है, ये इतना ही आपको 4 मार्क्स दे सकता है। लेकिन देखिए इसको बनाना है, इसको पढ़ना है, इसको इस प्रकार से लिखना है। एक बार प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गया तो आपको कोई इसको स्पेशल पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। देखिए पेरेंटल जनरेशन ले सकते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस, एंड डायहाइब्रिड क्रॉस इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे ही मेंडल्स का जो थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया है। तो हम देख सकते हैं एक्सप्लेन द लॉ ऑफ independent assortment. The law of independent assortment was cross pure breeding plants, yellow round and seed producing plant, and another pure breeding green wrinkled and seed producing plants. The F1 generation plants will be produced only yellow round seeds, and the F1 plants were the self fertilize. In F2 generation, the 4 kinds of the plants were produced. There are the plants producing yellow round seeds, yellow wrinkled seeds, green round seeds, and the green wrinkled seeds, and they occurred in a ratio 9:3, 3:1 respectively as shown in below. In this way, these are the obtaining the ratios 9:3, 3:1 and 9:3, 3:3 and 3:1. In cotyledon colors, and yellow is dominant over the green, and in the seed shape round is dominant over the wrinkles. Hence, the pure breeding yellow round parents is represented by the generation genotype capital Y, capital R, and the pure breeding green wrinkled parents is represented by the genotype small r, small r. During the gamete formation, the factors of the trait assort independent of the other. So the dominant parents producing only one type of the gametes, and each gamete carries the one factor for seeds and another factor for the seed shape. Hence, the genotype of the gametes produced by the dominant and parents capital Y, capital R, and capital Y, capital R. Similarly, the recessive parents produces the only one type of the gamete, and the gamete genotype of the each gamete is the capital Y, sorry, small r.
So F1 hybrids, F1 plants are formed by the union of the gametes and union of these two gametes or the type of the gametes. And the genotype of the F1 plants is the capital Y, capital R, small r is. Yeah, in this way, the gametes produced by the F1 hybrids after the fertilization yield F2 generation. The four type of the female gametes fuse with the four type of the male gametes at random. Hence, there are 16 possible combinations are produced. This can be clearly understood by the Punnett square. Out of these 16 and 9 combinations produce yellow cotyledons and round seeds plants, green cotyledons and round seeded plants, and the remaining one combination produces the green cotyledons and wrinkled seeded plants. This in this F2 generation, phenotypic ratio of the plants occurs as the 9:3, 3:3, and 3:1. So the hybrid ratio is a mathematical product of the two monohybrid ratios is the 3:1 and 3:1 is the 9:3 and 3:3 and 3:1. So that